हेलो दोस्तों, डीएलवी न्यूज़ पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे देश दुनिया की 25 बड़ी खबरों के बारे में। उससे पहले आपसे अनुरोध है, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और हाँ, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और कमेंट में ये भी बताएं ये वीडियो आप किस शहर राज्य से देख रहे हैं। तो चलिए नज़र डालते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों पर। देखिए, पहली सबसे बड़ी खबर तमिलनाडु की राजनीति में 2026 विधानसभा चुनाव से पहले हलचल तेज हो गई है। पीएम के नेता डॉक्टर अंबुमणि रामदास की टीम के सदस्य बालू ने अभिनेता विजय की पार्टी टीवी के दफ्तर पहुंचकर सबको चौंका दिया है। इस मुलाकात से दोनों दलों के संभावित गठबंधन की चर्चा तेज हो गई है। बालू ने बताया कि उनकी इस मुलाकात का मकसद टीवीके को 17 दिसंबर को चेन्नई में होने वाले पीएमके के प्रदर्शन पर बुलाना था। वहीं दोस्तों देखिए, उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर अब तेजी से आगे बढ़ रहा है, जिसका लक्ष्य है रक्षा विनिर्माण का वैश्विक केंद्र बनाना है। 62 रक्षा कंपनियों को 977.54 हेक्टेयर भूमि आवंटित की गई है, जिससे 11,997.45 करोड़ का निवेश और 14,256 नौकरियां सर्जित होंगी। वहीं अगली खबर देखिए, बिहार चुनाव में दल और गठबंधन के साथ खड़ा नहीं रहने के आरोप में जेडीयू ने शुक्रवार को अपने 4 जिलाध्यक्षों को पदमुक्त कर दिया। बगहा, पूर्वी चंपारण, बेगूसराय व भोजपुर जिले में नए जिलाध्यक्ष की तैनाती कर दी गई है। आरंभिक रिपोर्ट के आधार पर जिन जिलाध्यक्षों को हटाया गया उन पर अंतिम सुनवाई के बाद आरोप सिद्ध होने पर दल से बाहर किए जाने की भी कार्रवाई हो सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए, बिहार में 8 नगर निकायों के क्षेत्रों का गठन, विस्तार और उत्क्रमण की प्रक्रिया जारी है। अधिसूचना जारी होने के बाद राज्य निर्वाचन आयोग चुनाव कराने की तैयारी करेगा। वर्तमान में औरंगाबाद, पूर्वी चंपारण और पटना जिलों में वार्डों का गठन और क्षेत्र विस्तार का काम लगातार जारी है। सारण जिले के सोनपुर नगर पंचायत को नगर परिषद बनाया जा रहा है, जबकि सिवान जिले के महाराजगंज नगर पंचायत का सीमा विस्तार भी किया जा रहा है। वहीं दोस्तों देखिए, अगली बड़ी खबर नारियल किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी है। केंद्र सरकार ने 2026 सीजन के लिए कोपरा का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ा दिया है। मिलिंग कोपरा का एमएसपी 12,027 रुपये प्रति क्विंटल और बोल कोपरा का 12,500 रुपये प्रति क्विंटल तय किया गया है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसे किसानों के लिए लाभकारी बताया। 2014 के मुकाबले मिलिंग कोपरा में 129% की बढ़ोतरी देखी गई है। वहीं अगली खबर देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार आयुष सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए नई पॉलिसी लाने की तैयारी में है। इसका लक्ष्य प्रदेश को आयुष रिसर्च का हब बनाना और निवेश को आकर्षित करना है। निवेशकों को भूमि में छूट और सब्सिडी मिलेगी। पारंपरिक पद्धतियों पर ध्यान दिया जाएगा। वेलनेस सेंटर भी खोले जाएंगे और पीपी मॉडल को बढ़ावा दिया जाएगा। नए कोर्स शुरू कर सकते हैं ताकि रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। वहीं अगली बड़ी खबर देखिए, ऊर्जा निगम ने नेवर पेड श्रेणी के 1,000 और उपभोक्ताओं को राहत योजना का लाभ देने का निर्णय लिया। यह निर्णय उपभोक्ताओं को वित्तीय राहत प्रदान करने के उद्देश्य से लिया गया है। इससे उपभोक्ताओं को बिजली बिलों के भुगतान में सुविधा मिलेगी। पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के प्रबंधक निदेशक ने इसे उपभोक्ताओं योजनाओं का लाभ उठाने की अपील की। वहीं दोस्तों देखिए, दिल्ली सरकार ने प्राइवेट स्कूलों में फीस तय करने और रेगुलेशन में पारदर्शिता लाने के लिए दिल्ली स्कूल एजुकेशन और रेगुलेशन में एक्ट 2025 को नोटिफाई कर दिया है। इस कानून के तहत स्कूल अब सिर्फ तय हेड्स के तहत ही फीस ले सकेंगे और कंपटीशन फीस पूरी तरह से बैन की जाएगी। स्कूलों को अलग अलग आइटम के लिए अलग अलग अकाउंट रखने होंगे और हर स्कूल में फीस रेगुलेशन कमेटी बनाई जाएगी। वहीं दोस्तों देखिए, अगली खबर महाराष्ट्र की राजनीति में महायुति शिंदे की शिवसेना, अजीत पवार की एनसीपी के सामने भीतर एक इंटरेस्टिंग पावर प्लान सामने आया है। एक तरफ जहां मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने आने वाले महानगर पालिका चुनावों में अधिकांश जगहों पर एकजुट होकर लड़ने पर सहमति बना ली है, वहीं खबर है कि दूसरी तरफ डिप्टी सीएम अजीत पवार की पार्टी ने महायुति को दरकिनार करते हुए एक विचित्र चुनावी रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए, हनुमानगढ़ जिले के टिब्बी क्षेत्र के राठीखेड़ा गांव में करीब 450 करोड़ रुपए की प्रस्तावित एथेनॉल फैक्ट्री को लेकर 2 दिन पहले हुई महापंचायत के बाद हालात लगातार तनावपूर्ण बने हुए हैं। महापंचायत के बाद हुए बवाल को देखते हुए जिला प्रशासन और पुलिस के आला अधिकारी कल से इस इलाके में डटे हुए हैं। वहीं सादुल शहर के भाजपा विधायक गुरुवर सिंह बराड़ लगातार किसानों से बातचीत कर समाधान निकालने की कोशिश में लगे हैं। वहीं गुरुवार देर रात वे टिब्बी स्थित गुरुद्वारे पहुंचे, जहां किसानों ने साफ कहा कि वे किसी भी हालत में इस इलाके में एथेनॉल फैक्ट्री स्थापित नहीं होने देंगे।
वही दोस्तों देखिए, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का H-1B वीजा पर शुल्क बढ़ाने का दावा उल्टा पड़ चुका है। ट्रंप के फैसले के खिलाफ 20 अमेरिकी राज्य कोर्ट पहुंचे। कैलिफोर्निया के अटॉर्नी जनरल रॉब बोटा की अगुवाई में मुकदमा दायर किया गया, जिसमें इस शुल्क को गैरकानूनी बताया। राज्यों का तर्क है कि यह शुल्क शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में कर्मचारियों की कमी को बढ़ावा देगा। वहीं दोस्तों देखिए, भारत पर लगाए गए 50% टैरिफ के बाद ट्रंप को अमेरिका में आलोचना का सामना करना पड़ रहा है। अमेरिकी संसद में एक प्रस्ताव पेश किया गया जिसमें टैरिफ हटाने की बात कही गई है। भारतीय मूल के सांसद राजा कृष्णमूर्ति, डेबोरा रोस और मार्क वेसी ने यह संकल्प पत्र पेश किया, जिसमें ट्रंप द्वारा घोषित राष्ट्रीय आपातकाल को समाप्त करने की मांग उठाई गई। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए, दिल्ली एनसीआर में ठंड बढ़ने के साथ प्रदूषण का स्तर गंभीर हो चुका है। कई इलाकों में AQI 400 से ऊपर दर्ज किया गया। आनंद विहार, रोहिणी और नोएडा में सबसे ज्यादा AQI दर्ज हुआ। नोएडा का सेक्टर 125 तो वहीं 448 तक पहुंच गया। एक्सपर्ट का मानना है कि वीकेंड में एयर क्वालिटी और खराब हो सकती है। वहीं अगली बड़ी खबर देखिए, बिहार के मुजफ्फरपुर में लड़कियों की तस्करी का भांडाफोड़ हुआ। इस सिंडिकेट का जाल देश के साथ विदेशों तक फैला हुआ था। पुलिस मामले की जांच कर रही है और तस्करी के नेटवर्क को तोड़ने का प्रयास कर रही है। यह मामला मानव तस्करी के गंभीर मुद्दे पर उजागर करता है, जिससे महिलाओं और लड़कियों को शोषण के लिए मजबूर किया जाता है। वहीं दोस्तों देखिए, केंद्रीय कैबिनेट ने शुक्रवार को महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम मनरेगा का नाम बदलने और काम के दिनों की संख्या बढ़ाने वाले विधेयक को मंजूरी दे दी है। सूत्रों के मुताबिक इस योजना का नाम अब पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार योजना कर दिया जाएगा और इसके तहत काम के दिनों की संख्या भी 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन की जाएगी। वहीं अगली खबर देखिए, केंद्रीय कैबिनेट ने शुक्रवार को उच्च शिक्षा का एक ही नियामक बनाने संबंधी विधेयक को मंजूरी दे दी है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में उच्च शिक्षा के एक ही नियामक का प्रस्ताव रखा गया। यह विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद और राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद NTCE की जगह लेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए, उत्तर प्रदेश में राशन कार्ड से जुड़े सभी काम अब ऑनलाइन किए जा सकते हैं। खाद्य और रसद विभाग ने यह सुविधा शुरू की है, जिससे लोग घर बैठे ही राशन कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं। सरकार का लक्ष्य है कि आवेदनों का निस्तारण 15 दिनों के भीतर किया जाए, जिससे नागरिकों को समय पर सेवाएं मिल सकें। वहीं दोस्तों देखिए, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश के विभिन्न जिलों में विकास और जन कल्याणकारी योजनाओं के लिए 68.26 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की है। राशि का उपयोग सड़क निर्माण, आपदा प्रबंधन, पेयजल, शिक्षा और बुनियादी ढांचा सुदृढ़ीकरण परियोजनाओं के साथ साथ मानव वन्य जीव संघर्ष से जुड़े लंबित और संभावित नुकसान के भुगतान के लिए 15 करोड़ रुपए की दूसरी किस्त के रूप में भी किया जाएगा। चलिए अगली खबर देखिए, बिहार के गोपालगंज में किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए जिला कृषि कार्यालय में कंट्रोल रूम स्थापित किया गया। अब किसान एक कॉल पर अपनी समस्याओं का समाधान पा सकेंगे। इस पहल से किसानों को कृषि संबंधी जानकारी और सहायता आसानी से उपलब्ध होगी, जिससे उनकी खेती में सुधार होगा। वहीं दोस्तों देखिए, गोवा में जिला पंचायत चुनाव के मद्देनजर अरविंद केजरीवाल ने भाजपा पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि भाजपा ने गोवा को भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया है। प्रमोद सावंत की सरकार हफ्ता वसूली सरकार है। केजरीवाल ने गोवा की सड़कों की हालात पर भी सवाल उठाए और पंजाब में आम आदमी पार्टी सरकार द्वारा किए गए विकास कार्यों का उदाहरण दिया। उन्होंने लोगों से गुंडाराज के खिलाफ आवाज उठाने की अपील की। वहीं अगली खबर देखिए, आज संसद में 2001 के आतंकी हमले की 24वीं बरसी पर प्रधानमंत्री मोदी, राहुल गांधी, सोनिया गांधी सहित कई नेताओं ने शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने सबसे पहले श्रद्धांजलि अर्पित की। संविधान सदन में आयोजित कार्यक्रम में CSF के जवानों ने सम्मान गार्ड दिया। इस हमले में 9 लोगों की जान गई थी, जिसमें सुरक्षाकर्मी और एक पत्रकार शामिल थे। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए, उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में SIR के साथ पहले दिन 4780 नए मतदाता बनाए गए। इस दौरान 246 मृतक मतदाताओं को जीवित दर्शाया गया, जिससे मतदाता सूची में सुधार की आवश्यकता पर बल दिया गया। यह विशेष अभियान बस्ती जिले में मतदाता पंजीकरण को बढ़ावा देने और त्रुटियों को ठीक करने के लिए चलाया गया है। वहीं दोस्तों देखिए, बिहार में नीतीश कुमार ने सत्ता संभालते ही अफसरशाही में बड़ा बदलाव किया। इस कदम को सरकार के कामकाज में सुधार और नई नीतियों को प्रभावी ढंग से लागू करने के प्रयास के रूप में देखा जा रहा है। प्रशासनिक फेरबदल से राज्य में शासन व्यवस्था को और अधिक दुरुस्त बनाने की उम्मीद है।
वहीं अगली बड़ी खबर देखिए, लोकसभा में अनुराग ठाकुर ने तमिलनाडु सरकार पर हिंदू विरोधी होने का आरोप लगाया, जिससे सदन में बवाल मच गया। उन्होंने डीएमके सरकार पर सनातन विरोध का आरोप लगाया और कहा कि राज्य में हिंदुओं के धार्मिक अधिकारों के साथ भेदभाव किया जा रहा है। द्रमुक सांसदों ने इसका विरोध किया, जिसके चलते सदन की कार्रवाई स्थगित करनी पड़ी। ठाकुर ने मद्रास हाईकोर्ट के आदेश का हवाला दिया, जिसका राज्य सरकार ने पालन नहीं किया। वहीं दोस्तों देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव में आरजेडी को मिली करारी हार ने पूरे राजनीतिक माहौल को हिला दिया है। यह सिर्फ एक चुनावी हार नहीं थी, बल्कि इससे पार्टी के भीतर लंबे समय से दबे असंतोष, नेतृत्व पर सवाल और संगठनात्मक कमजोरी खुलकर सामने आने लगी है। हार के तुरंत बाद पार्टी के अंदर भगदड़ जैसे हालात बने हुए हैं और कई नेता खुलकर अपनी नाराजगी जताने लगे। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह आरजेडी के अंदर एक बड़े बदलाव की शुरुआत हो सकती है। चलिए अगली खबर देखिए, महाराष्ट्र के स्थानीय निकाय चुनाव 3 चरण में होने हैं। इसका पहला चरण समाप्त हो चुका है। हालांकि कुछ सीटों पर गड़बड़ी होने के चलते 20 दिसंबर को मतदान होगा। इस बीच बीजेपी और शिवसेना ने अधिकतर जगहों पर गठबंधन में चुनाव लड़ने का फैसला किया। अन्य दल यहां अकेले ही चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में राज्य के 2 सबसे बड़े दलों का संगठन अहम होगा। हालांकि इसका उद्देश्य सिर्फ विपक्षी दलों को हराना नहीं, इसके जरिए बीजेपी की कोशिश शिवसेना को रोकने की भी है। वहीं दोस्तों देखिए अगली बड़ी खबर, पश्चिम बंगाल में 16 दिसंबर को ड्राफ्ट वोटर लिस्ट का प्रकाशन होगा। इस बीच 1.65 करोड़ मतदाताओं के SIR फॉर्म में गड़बड़ी पाई गई। कई मामलों में माता पिता के नाम एक ही है, तो कई मामलों में माता पिता की उम्र बेटे से कम दिखाई गई है। चुनाव आयोग ऐसे मामलों की लिस्ट तैयार कर रहा है और इन मतदाताओं को सुनवाई के लिए बुलाएगा और दस्तावेज भी मांगे जाएंगे। वहीं अगली खबर देखिए, भारत ने ट्रेड डील पर अमेरिका को एक संशोधित लास्ट ऑफर दिया है। उसकी प्राथमिकता अब रूसी तेल से जुड़े अतिरिक्त 25% टैरिफ को हटाना है। वहीं नवंबर में भारत रूस से कच्चे तेल समेत जीवाश्म ईंधन का दूसरा सबसे बड़ा आयातक बना। यह तब तय हुआ जब अमेरिकी व्यापार उप प्रतिनिधि रिक स्वीजर के नेतृत्व में एक अमेरिकी टीम 12 दिसंबर तक 2 दिनों के लिए नई दिल्ली में थी। वहीं इससे पहले अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन ग्रीर ने अमेरिकी सीनेट विनियोग समिति के समक्ष गवाही देते हुए कहा कि भारत को मानना एक कठिन चुनौती है। ग्रीर ने पहले ही कहा था कि भारत ने अब तक का सबसे अच्छा प्रस्ताव दिया। चलिए अगली खबर देखिए, राजस्थान के 74 लाख किसानों को एक बार फिर खुशियों की सौगात मिलने जा रही है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त के बाद अब राजस्थान के किसानों को मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि का पैसा मिलने जा रहा है। केंद्र सरकार की ओर से 19 नवंबर को 2000 रुपये पहले ही खाते में आ चुके हैं। अब सीएम किसान सम्मान निधि के तहत 1000 रुपये की अगली किस्त की संभावित तारीख भी जल्द ही सामने आ सकती है। तो दोस्तों ये थी दिन भर की तमाम बड़ी खबरें। उम्मीद करते हैं जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। और हाँ, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।